Assalamu alaikum students, this is me Ali and today we're going to talk about the video solution of 40 to 105 MCQs of the ETEA Medical Paper 2018. Question number 48 is 1 mole COOH whole twice and 2 mole of C2H5OH mixed together in a sealed container and allowed to reach equilibrium. Reaction is given and in the reaction you can see it's 1 in here and 2 in here. At equilibrium, 0.6 mole ethanol remains. The equilibrium concentration of COOH whole twice will be 0.7, 2.8, 0.3 and 1.2. इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखना ये है कि रिएक्टेंट्स में यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, मतलब 1 मोल 2 मोल के साथ मिलके आपको देगा प्रोडक्ट। हम उधर की बजाय सिर्फ रिएक्टेंट्स में देखेंगे। अगर 1 और 2 मोल इधर हैं और 0.6 इथेनॉल रह गया, मीन के रिएक्शन हो गया और रिएक्शन के बाद आपके पास 0.6 मोल्स ऑफ इथेनॉल हैं। आप क्या करेंगे? 1 मोल कंबाइंस विद 2 मोल। सो अब आपने करना ये है कि जो 2 मोल है और उसका 0.6 रह गया तो आप 0.6 उससे माइनस करेंगे। यहाँ थोड़ी सी गलती है लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 से जब आप 0.6 माइनस करेंगे तो 1.4 यूज्ड होगा। अब अगर 2 मोल में से 0.4 यूज होगा तो कितना यहाँ पर आपको COOH होल ट्वाइस रह गया होगा। तो जैसे हमने पता है कि यहाँ 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, यानी 2 मोल इथेनॉल के लिए 1 मोल ये चाहिए, तो 1.4 के लिए कितना चाहिए? तो 1.4 का हाफ जो है वो 0.7 है। अब 0.7 इस्तेमाल हुआ है तो कितना रह गया? अब ये 1 मोल है, 1 मोल से आप 0.7 माइनस करें, जवाब आएगा आपका 0.3। तो द आंसर इज सी, द ऑप्शन नंबर सी 48। 49 नंबर क्वेश्चन है CO3 in sorry, this is solid, gives you CaO plus CO. If you increase pressure in the above equilibrium in a closed container, reaction occurs in the forward direction, equilibrium remains unaffected, reaction occurs in the reverse direction, effect of pressure is not applicable in this reaction. अब देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ पर सॉलिड है, ये गलती से गैस इधर आया है, कई पेपर में गलती हुई है तो इधर भी वही हुई है, लेकिन ये एस है। CaCO3 CaOS मीन सॉलिड, और यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है, यहाँ डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ क्या है? वो गैस है। याद रखिए जब भी आप एक रिएक्शन होता है तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है किस पर? गैस पर। मीन सिर्फ गैस ही प्रेशर हो सकती है। सॉलिड्स और लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेस्ड। सॉलिड्स और लिक्विड्स, दिस इज लिक्विड, आई एम सॉरी वंस अगेन, solids or liquids are not compressed and are not affected with the pressure. Only gases do affect. सिर्फ gases। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जहाँ पर गैस है वहाँ से दूसरी तरफ जाएगा। तो इट मीन्स रिएक्शन occurs in the reverse direction. मीन्स CaCO3 बनेगा। क्या बनेगा? CaCO3। इसके साथ 2-3 बातें और मैं करना चाहूँगा, वो ये कि Kc हम नहीं लिखते जब सॉलिड या लिक्विड होता है। Kc हम लिखते हैं ना, Kc इज इक्वल टू concentration of molar concentration of the product divided by the molar concentration of the reactant, लेकिन वहाँ हम solid नहीं लिखते या liquid नहीं लिखते। उसकी वजह यह है कि मोल पर वॉल्यूम है। मोल पर वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, या वॉल्यूम जो होता है वो इफेक्ट होता है किससे? गैस को जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर या प्रेशर के साथ वो चेंज होता है, लेकिन जो लिक्विड है या सॉलिड है चेंज नहीं होता। इन सिंपल वे मैं कहूँगा कि इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी प्रेशर के साथ या टाइम के साथ चेंज नहीं होती, इसलिए हम केसी में वो मेंशन नहीं करते। आते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। द pKa of benzoic acid is considered to be 5.2 at 30 degree centigrade and the pKb of its conjugate base C6H5COO minus is 8 into 10 to the power minus 14 8.8 5.2 into 10 to the power minus 14 8.8 into 10 to the power minus 19।
अब ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है pKa pKb इज इक्वल टू pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14 है। अब 14 से कम होगी, जब 14 में से आप 5.2 हटाएंगे तो क्या आएगा, लेकिन यहाँ देखिए आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो सोल्यूशन pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14, यहाँ पर 5.2 था, 5.2 से आप करेंगे तो आप ये मैथ दे सकते हैं कि 14 माइनस 5.2 आएगा क्या, 8.8। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल आप एक्सक्लूड कर सकते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से, या आप सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं कि अगर 5.2 है इसका मतलब ये है कि इसका जवाब भी ऐसे ही आएगा, मतलब 5.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर नहीं आएगा साथ में कुछ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 5.2 की तरह, मतलब फिगर्स में आएगा, 1 से 14 के बीच में आएगा। तो एक ही जवाब है और वो है बी। सो द आंसर ऑफ 50 नंबर क्वेश्चन इज बी। क्वेश्चन नंबर 58 में कहते हैं कि विच सॉल्ट solution turns red litmus paper blue but never blue to red? A K2CO3, B CuSO4, C NaBr aqueous, and D rubidium nitrate or RbNO3 in aqueous। इसका जवाब है K2CO3। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी वीडियो हाइड्रोलिसिस वाली वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, और उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिसिस तब होती है जब एक स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये KOH से आया है, किधर से आया है, KOH। तो ये क्या होगा, ये बेसिक होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, बेसिक होगा, बेसिक होगा ना, यस। स्ट्रॉन्ग KOH है और वीक, ये देखो ये है H2CO3, H2CO3 से CO3 फॉर्म आया है। नाउ यू कैन प्रोटेक्ट। Question number 59. When large quantity of NaOH is added to a buffer solution consisting of H3PO4 and NaH2PO4, the pH of the solution will increase, decrease due to buffer of pH remains unchanged. H3PO4 and NaH2PO4 cannot be used as a buffer solution. बफर के लिए ज़रूरी क्या है, बफर के लिए ज़रूरी ये है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, या बहुत ही वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों मिलके आपको एक एक आखिर में आपको जो देते हैं वो ऐसा होता है कि वो एक वीक एसिड एंड इट्स साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, हम ऐसे कहते हैं, या अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हम ये कहते हैं ना। तो अब देखिए पीएच बफर का काम क्या होता है, बफर का काम होता है कि जब स्लाइट चेंज इन द पीएच आती है, जब थोड़ी सी चेंज आती है, थोड़ी सी, इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा NaOH या थोड़ा सा एसिड आप डालेंगे HCl या कोई भी, तो वो उनको रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब ये है कि पीएच में चेंज नहीं आता, पेंच सेम टू सेम रहती है। तो जब चेंज नहीं आता और सेम टू सेम रहती है तो वो पीएच जो है, सॉरी, वो सिस्टम अपना काम करता है। अब अगर आपने ज़्यादा डाला, लार्ज क्वांटिटी ऑफ NaOH, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ NaOH को बफर रेजिस्ट नहीं करता। क्या करते हैं, बफर कैन नॉट रेजिस्ट टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ NaOH, या बेस, कोई भी बेस या एसिड कोई भी हो सकता है, तो वो रेजिस्ट नहीं करता, बल्कि वो क्या होगा, द pH will increase. So in large quantity of NaOH is added, जैसे आपको पता है कि 1 to 7 क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और 7 न्यूट्रल है, और 7 के बाद 7 to 14 जो है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब मैंने आपको पहले भी कहा था, यू कैन सी दैट pH range is temperature dependent, but there is no need of now in this question, but pH range is temperature dependent। टेम्परेचर की इंक्रीज या डिक्रीज के साथ pH जो है वो चेंज होती है। एनीवे बट द कॉन्सेप्ट इज सेम एवरीवेयर, व्हाटएवर द pH इज, व्हाटएवर द रेंज इज। लेकिन जब भी आप ज़्यादा अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ NaOH डालेंगे, वहाँ पर pH क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब बेसिक की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ, बेसिक, बेसिक की तरफ रेंज जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है, if we increase the concentration of a certain reactant by double but the rate of the reaction does not change, the order of the reaction will with respect to this reactant is first order, second order, fourth order and zero order। तो क्वेश्चन को देखिए, सी को आप निगलेक्ट करें, एलिमिनेट करें, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर होता नहीं है, ऑर्डर होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जीरो, नेगेटिव,
और सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो इसकी एक ट्रिक है मैं बताऊंगा। वो ये है कि मैं सिंपल बताऊं कि जब एक होता है रिएक्टेंट तो आपको पता है वो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर होता है, टू सेकंड ऑर्डर होते हैं। लेकिन जब भी एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन के ऊपर लाइट लिखा होता है, उन्होंने फोटॉन लिखा होता है, फोटोकेमिकल लिखा होता है, या ऐसा कोई लफ्ज़ या कोई रे वगैरह लिखी होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। बल्कि जब रेज आती है, जब वो फोटॉन आती है, जब वो लाइट आती है, तो उस वक्त कंसंट्रेशन में या रिएक्शन रेट में डिफरेंस आएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन कब डिफरेंस आएगा? उस वक्त जब आप लाइट पास करते हैं तो वो होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी होती है तो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होगा। और याद रखिए जितनी भी हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस जिसमें होती है, जिसमें वाटर इन्वॉल्व होता है, तो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। कौन से होते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। कीप रिमेंबर द सॉल्यूशन इज रेड डिडंट चेंज with the concentration. It means this is concentration independent. वो concentration independent है। आप देखिए क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि with the increase, if we increase the concentration को हम increase करते हैं या डबल करते हैं, उसके बावजूद भी रेट में डिफरेंस नहीं आता। जब रेट में डिफरेंस नहीं आता, इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। ये क्या है? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्या है? ये ज़ीरो ऑर्डर है। एंड ऑप्शन नंबर डी is here. A change of temperature of 50 degrees centigrade is equivalent to a temperature change of 323K, 273K, minus 273K, 50K। यहाँ मैं कहना चाहूँगा 50K इसका जवाब है डी। लेकिन याद रखें जैसे जो केल्विन है वो शुरू होता है उधर से शुरू होता है 273 से और ख़त्म होता है 373। तो जो 273 है दैट इज इक्वल टू 0, 373 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब ये है कि उसके रेंज में भी 100 है। तो इसका मतलब ये है कि डिग्री सेंटीग्रेड जो है रेंज वो भी 100 है और केल्विन जो रेंज है वो भी 100 है। मतलब अगर आप 1 डिग्री चेंज लाते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, वही 1 डिग्री चेंज आएगा केल्विन में। तो हम क्या करते हैं कि गैसेस में, मैंने आपको सिंपल बताया था, जब भी गैसेस की बात करते हैं आप और कैलकुलेशंस करते हैं और आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। ये एक सिंपल सी बात है और ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि आपका आंसर कभी कभी आप कहते हैं ना कि आपको कहते हैं कि हमने टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ किया फिर उसको हमने डबल किया तो डबल के साथ ये हो गया। तो डबल के लिए आपके यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ तो सिर्फ रेंज उन्होंने दी है कि उनकी रेंज के बारे में बताएं। तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 50 के चेंज याद आता है, द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये चार्ज नहीं है, अच्छा ये चेंज है। आई डोंट नो क्यों इन क्वेश्चंस में गलतियाँ बहुत आई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है। The rate of reaction doesn't depend on collision of particle, B. concentration of particles, C. non-active mass of the reactant, D. orientation of the particles। इन सबको आप देखें, आपको कोलिजन थ्योरीज याद आई होगी। कोलिजन थ्योरीज के मुताबिक ये है कि कोलिजन जब कोलिजन होती है तो रिएक्शन होता है और जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो उतनी ज़्यादा कोलिजन्स भी होगी। याद है ना आपको थ्योरी के मुताबिक बीच में से एक इंटरमीडिएट भी बनता है, ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट की बात इधर नहीं है। और दूसरी सबसे अहम बात जो होती है कि जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो अगर एक ख़ास अंदाज में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक ख़ास पोजीशन में एक दूसरे के साथ मिलकर टक्कर मारते हैं और प्रोडक्ट बनती है, तो प्रोडक्ट बनती है। इसको हम कहते हैं जब एक ख़ास डायरेक्शन में मिलते हैं तो हम कहते हैं एक ख़ास इसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो ओरिएंटेशन अहम है। ओरिएंटेशन क्या है? वो अहम है। मतलब ये कि कोलिजन होती है तो रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उस पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो भी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा और ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल जितनी सही होगी उतना रिएक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन रहता है, वो नॉन एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट है। तो ये इधर दिया है, आप देख सकते हैं। इफेक्टिव collisions lead to reaction, number 1. Number 2, more the concentration, more will be the collisions and hence more will be the reaction. 3, orientation of the particle for
फॉर इफेक्टिव कोलिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पार्टिकल है वो एक ख़ास ओरिएंटेशन में दूसरी पार्टिकल के साथ अगर कोलाइड करता है तो ठीक है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होता। सही। Question number, yeah, I told you the answer or not? Yes, the answer is C. It's not given, I'm sorry. Yes, it's here. That of reaction. So this is the option number C of 68. Come towards 69. A reaction with high activation energy will allowed to occur in usually will absorb heat, will evolve heat, neither absorb nor evolve heat. Its rate of reaction will be very high. एक्टिवेशन एनर्जी आप जानते हैं कि एक रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए एक ख़ास एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस नहीं करता या उतनी एनर्जी उधर उसको नहीं मिलती जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं तो वो रिएक्शन नहीं होता। अब रिएक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बाज़ रिएक्शन ऐसे जो कि कम एनर्जी चाहिए होती है। तो जो कम एनर्जी चाहिए होती है हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिकली वो क्या है, वो स्टेबल है। क्योंकि थर्मोडायनेमिकली मतलब है कि उसको कम हीट चाहिए या कम एनर्जी चाहिए कि वो एक्टिवेशन पीरियड क्रॉस करे और प्रोडक्ट में जाए। अब ये कहते हैं कि रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि वो रिएक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो द रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन अलाउड टू अकर, जब आप देखते हैं तो क्या होगा, मतलब उसको वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या इवॉल्व करेगा या अब्जॉर्ब। जब उसको एनर्जी चाहिए होगी रिएक्शन होने के लिए तो क्या होगी, इट्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी हाई, रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा या क्या हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब होगी। तो मेरे ख्याल में आप बता सकते हैं, ये सिर्फ मैंने सिंपल आपको दिया है कि इसमें रिएक्टेंट जो है ये आप देख सकते हैं रिएक्टेंट उसकी एनर्जी हाई होती है लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। वो ये असल में कौन सी है, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक की प्रोडक्ट हमेशा वो स्टेबल होती है। ये है लो एक्टिवेशन एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, मोस्ट कोलिजन्स हैव इनफ एनर्जी टू कॉज। और ये है वो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें रिएक्टेंट जो है उसकी एनर्जी कम है लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है, तो ये वो वाला है। तो देखिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत हाई है, इधर से ना आप जाएंगे 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 तो आप हीट देंगे, हीट क्या करेंगे, इसको देंगे। तो इधर तक पहुंचने के लिए इसको आप हीट देंगे, तो जब आप हीट देंगे तो अब्जॉर्ब हीट, ये हीट अब्जॉर्ब करेगा तो इतना ज़्यादा ऊपर ये जो दूसरी है यहाँ पर ये पहुंचेगा। अगर आप हीट नहीं देते तो यहाँ पर ये नहीं पहुंच सकता। Okay, so the option number A is the answer. Question number 70. Which of the given pure acids is a strong electrolyte when current is allowed to pass through them? HCl4, HCl, HNO3 and none is electrolyte. इसको देखें, आप देख सकते हैं कि सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, मतलब HNO3 is really a strong acid, HCl is also a very strong acid and HCl4 is also a strong acid. तो आप स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में जानते हैं कि मैंने आपको एक लिस्ट दी है मेरी हाइड्रोलिसिस वाली वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि HF in 3H, H2SO4, no sorry H2CO3 एंड अदर्स, मैंने आपको दी H2S वगैरह, कि ये सब वीक एसिड्स है और इसके अलावा जितने हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले कि कौन से एसिड्स वो स्ट्रॉन्ग है और कौन से एसिड्स वो वीक हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हैं कि ए, बी और सी, मैं डी को हटाऊंगा कुछ टाइम के लिए, कि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। आप कहेंगे डायरेक्ट कि हाँ यार ये सारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रॉपर्टी किधर होती है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना उसकी प्रॉपर्टी किधर होती है। उसकी प्रॉपर्टी अगर आप ऐसा करते हैं ना, सिर्फ HCl लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या इसकी प्रॉपर्टी होगी HCl की इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टी, तो आप कहेंगे हाँ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप कोई भी एसिड या बेस पानी में डालते हैं इन एक्वियस सॉल्यूशन तो उस वक्त वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक वो काम करता है। So that then it is a strong electrolyte or weak electrolyte. But like this, like HCl4, HCl and HNO3 in a pure form, in the pure form cannot be electrolyte. So pure acids is not electrolyte. Pure acid is not electrolyte. बल्कि in aqueous solution it is electrolyte. So electrolyte in aqueous medium only. तो आप देख सकते हैं इसका आंसर एक ही बनता है, that is
none is electrolyte। इसका मतलब है इन तीनों में से, चारों में से ये एक जो है वो डिफरेंट है। जब भी आपको ऐसे डिफरेंट आंसर मिलेगा ना, डिफरेंट आंसर, आप पहले उस पर सोचिए क्या ये, मैं भी कि आपके जहन में डायरेक्ट ये आएगा कि हाँ ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो इन तीनों में से ए बी या सी है। फिर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, फिर आप ये सोचेंगे कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर तो दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन याद रखिए कभी भी ईटा में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता कि आप इतना दूर चले जाएं। ठीक है, जितने भी हमने डिस्कस किए हैं आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। आप अगर एलिमिनेशन प्रोसेस करें और उसके साथ आप सिंप्लीफिकेशन करें और तो आप इजीली कर सकते हैं और कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 78 है the vapor pressure of pure water in a closed container was 400 mm of Eg. Some species of BaCO3 were added to water and noted the vapor pressure again. It was, oh, मुश्किल क्वेश्चन है ना जी। A 400 mm Eg, B much greater than 400 mm of Eg, C much lesser than 400 mm of Eg, D water do not evaporate in a closed container। अब देखिए ऊपर उन्होंने लिखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इन अ क्लोज कंटेनर वाज 400 mm ऑफ Eg। नीचे वाली बात तो आप एक्सक्लूड करिए, डी वाली रह गई ये तीन। मच लेसर देन 400 या मच, तो आपका जहन किधर जाएगा? मुझे इल्म है कि आपका जहन डायरेक्ट जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ। आप सोचेंगे कि हाँ यार अगर हम ये डालते हैं तो फिर क्या होता है, अगर हम ये डालेंगे तो इसके साथ जो है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, आगे पीछे होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। लेकिन अब ये देखें कि उन्होंने ये क्वेश्चन लिया है किधर से, कार्बोनेट से लिया है। किधर से? ये बेरियम कार्बोनेट ने दिया है। क्या बेरियम कार्बोनेट जो है वो वाटर में सॉल्युबल है? ये क्वेश्चन किधर से है? सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। आपको पता है हाइड्रोक्साइड नीचे हम आएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बाकी की क्या होती है, डिक्रीज होती है। बस इतना अगर आपको याद है इसका मतलब है कि आप ये आंसर कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ऑप्शन मेरे ख्याल में आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्या BaCO3 वाटर में सॉल्युबल है? नो, BaCO3 isn't soluble in water, therefore it has no effect। इसका इफेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 400 mm ऑफ Eg। मतलब आप डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पानी के अंदर क्या कोई फ़र्क नहीं होता, आई मीन सॉल्युबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता। सो क्वेश्चन नंबर 79 इज which one you think is exothermic phenomena? Enthalpy of solution, enthalpy of hydration, enthalpy of lattice energy, enthalpy of electron affinity। So you can just see by yourself, and it is the enthalpy of hydration। Question number 80 है one mole of an ideal gas were allowed to expand from 1.5 decimeter cube to 5.5 decimeter cube against a constant external pressure of 5 atm। work done is, work done हम जब थर्मोकेमिस्ट्री में वर्क डन की बात करते हैं तो डू यू नो हम क्या कहते हैं कि वर्क डन किसके बराबर है? W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब P डेल्टा V के बराबर है। अब इधर देखेंगे कि 1.5 डेसीमीटर क्यूब है जो कि वॉल्यूम है, 5.5 भी डेसीमीटर क्यूब है। इसका मतलब है एक वॉल्यूम से दूसरी वॉल्यूम में गया है, तो आप क्या करेंगे, V2 को माइनस करेंगे, V2 माइनस V1 करेंगे, डेल्टा V आएगा। और उन्होंने प्रेशर भी दिया है ऑफ कोर्स क्योंकि एटीएम है। अब देखिए P डेल्टा V हम करेंगे तो डेल्टा V हमारे पास 5.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 4 आएगा। जब ये 4 आएगा तो P डेल्टा V हम ऐड करेंगे, and the pressure is 5 and the difference is 4, so 4 into 5 is equal to 20। The answer will be A, 20 atm per decimeter cube। Question number 88, under standard conditions 1 mole of carbon on burning in excess of oxygen releases heat। Oh my god, it's too late of the night, but I had to make it because you sent me a lot of demands and a lot of messages and a lot of comments in the YouTube and Facebook and here and there। Okay, मुझे अभी टाइम मिला, बिलीव मी आई एम सो मच बिजी नाउ डेज। एंड द थिंग इज़ मेरे सिस्टम में भी मसला आया है, मेरे फ्रेंड से
system लिया और and I'm gonna make this video for you. Okay, question number 18. I'm so much sleepy, okay? Under standard conditions, 1 mole of carbon on burning in excess of oxygen releases heat, carbon, this one. So they say, what is it? Standard heat of formation of CO2? Yes. Standard heat, 1 yes, it is standard heat. Standard heat of combustion of कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सॉरी याद रखिए कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा हाइड्रोजन वाटर में जाएगा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा ऐसे रिएक्शन में तो उसको हम कहते हैं कंबस्टन क्या कहते हैं कंबस्टन एंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन और एक परफेक्ट रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं इसका मतलब है द ऑप्शन डी विल बी द ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव और जो याद रखिए जो ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन अक्सर होते हैं उसमें 90% ऑल ऑफ द अबव ही आता है जब आपको नहीं आता और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आप ऑल ऑफ द अबव को क्लिक करने की कोशिश करें ठीक है एट योर ओन रिस्क मैं पहले से बता रहा हूँ ओके क्वेश्चन नंबर 89 5 ग्राम ऑफ KNO3 will dissolve in 45 gram of distilled water the if percentage by weight W by W percent will be 50 10 11.11 90%. ये एक ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन फिर भी सबने सी नंबर ऑप्शन क्लिक किया था और उन्होंने ये किया था कि 5 डिवाइड बाई 45 इंटू 100 किया था हालांकि ऐसा नहीं है बल्कि है ऐसा कि 5 और 45 जब आप जमा करेंगे तो आएगा 50 और उसी 50 को जब आप डालेंगे वेट बाई वेट में मीन 5 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 10. The answer is 10%. Yes, the option is B, not C. Okay, especially those people who sent me the messages with C and they said this is C and the solution, so this is B. Okay. Question number 90. K2Cl2O7 is a strong oxidizing agent. Of course, everyone knows that it is a strong oxidizing agent. However, those strong oxidizing agents हैं one is KMNO4, one is K2Cl2O7. It oxidizes Ki to I2 K to I2 but it self reduces yes you can see this the total number of moles of electrons used in this reduction half reaction is 2 6 3 and 5 चलिए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं दो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं एक है KMNO4 एक है K2Cl2O7 Ki का मतलब ये है कि I इधर नेगेटिव फॉर्म में है मतलब I-1 में है तो जब माइनस में होगा ये हमेशा जीरो में जाएगा जीरो का मतलब ये है कि कहाँ जाएगा ये I2 में जाएगा जहाँ भी जिंक होगा Zn+2 में जाएगा जहाँ भी Fe+2 होगा Fe+3 में जाएगा इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव क्या होगा वो इंक्रीज होगा तो KMNO4 और K2Cl2O7 के सारे रिएक्शन सेम हैं बहुत ही आसान है लेफ्ट साइड पर K2Cl2O7 ये KMNO4 होगा उसके साथ दूसरा H2SO4 होगा मतलब एसिड और तीसरी वो चीज़ होगी जिसको आपने एक्सरसाइज करना है एनीवे अब आते हैं इधर Cr2O7 के में Cr2O7 में सब ने क्लिक किया था क्या 3 क्या था ऑप्शन इज 3 और 2 और 6 और 5 देखिए Cr2O7 में Cr+6 फॉर्म में है और Cr+3 फॉर्म में हमेशा जाता है हमेशा क्या हमेशा Cr+2 फॉर्म में ही जाता है तो जब +2 फॉर्म में जाएगा इसका मतलब है कि Cr+6 से +3 में 3 डिफरेंस आया लेकिन Cr2O7 में Cr2 2 है 2 है 2 ओके और प्रोडक्ट में भी 2 Cr+3 बने हैं न कि 1 बना है जो लोग कहते हैं कि 6 है नहीं सॉरी 3 है तो 3 नहीं है 6 से 3 में गया लेकिन एक दूसरा 6 भी 3 में गया तो 2 तो ऑप्शन विल बी B and that is the 6 okay do you understand how this is 6 right 2 Cr2O7 3 देते हैं तो बन जाते हैं क्या 2 Cr+3 okay question number 96 is each of the following particles is traveling with the same velocity which one will have the smallest de Broglie wavelength electron proton neutron and alpha particle and do you know this is the question of your physics so you can answer this is the D and you can know how and why. Coming towards this question number 98, the half cell reduction potential of this one is this one. Actually, this question is half, and I'm going to explain this question in the next slide as well. Sorry, in the next video as well. मैं बताऊंगा पूरा मैं ये दूंगा. I'm sorry, कुछ data इधर missing है, but the option number A is the option because I have solved it already. Okay.
Question number 99 is missing messages. Okay. Question number 99 is which pair of 0.1 mole per decimeter cube aqueous solution is most likely to give a precipitate when added together. अब ये बताते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखें के और MgSO4 आप मिलाएंगे तो KSO4 बनेगा, K2SO4 बनेगा। BaCl और K2SO4 जब आप पानी में मिलाएंगे, एक्वियस सॉल्यूशन में पानी में मिलाएंगे तो ये आपको BaSO4 देगा। CaCl2 और NaNO3 जब मिलेंगे तो CaNO3 आपको मिलेगा, CONO3 आखिर में मिलेगा। अब हमें देखना ये है कि कौन सा ऐसा है जो कि सॉल्युबल नहीं है और PPT बनाएंगे। अब कौन है इसमें? तो यू कैन सी दैट BaCl2 एंड K2SO4। अब KCl बन जाएगा, वो तो एसिड है, लेकिन जो दूसरी साइड पे BaSO4 बनेगा, so that is not soluble and it will give you PPT. I'm so much sleepy, you know. I want to sleep. I think I should finish it in here. Okay. Question number 100. The size of the period 3 element decreases up to chlorine, but their screening effect. अब देखिए, हम जब लेफ्ट राइट जाते हैं रेडियस डिक्रीज होता है हमेशा, साइज मीन डिक्रीज होता है, लेकिन साइज जब डिक्रीज होता है तो बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की, कहते हैं ये डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड या रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट या इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड या डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि ये कैसे होता है। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं कि जो अंदर वाले SPDF जो भी है वो प्रोटेक्ट करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से। अब याद रखें, S जो है उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होती है, P की उसके बाद D एंड F की सबसे कम होती है। इसलिए जब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें F की वजह से, जो F इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से ये सब कुछ होता है कि नीचे लोअर द एलिमेंट्स, मेरे ख्याल में फिर मुश्किल हो जाएगा, बट यू कैन जस्ट वॉच माई वीडियो ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन, उस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम लेफ़्ट राइट जाते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि लेफ़्ट राइट हम जब जाएंगे पीरियड 3 में तो इतना ख़ास डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि एक तो वही शेल है और उसके अंदर जो है वही होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट रिमेन्स व्हाट द सेम, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ना, क्योंकि आप एक ही पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब एक पीरियड चल रहा है तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एक एक प्रोटॉन भी ऐड होता है, ठीक है। तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट तकरीबन सेम होती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 है जो कि फिजिक्स का है, लेकिन जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आई लव दिस एंड आई जस्ट नो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वेरी वेल, बल्कि आप फिजिक्स भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर इज ऑल न्यूक्लियर। ओके, गिवन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज एल्यूमिनियम 1327 प्लस हीलियम 24, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो 13 27 24 वगैरह उन्होंने दिए हैं, इट गिव्स यू फास्फोरस 1530 प्लस एक्स, द करेक्ट सिंबल ऑफ आर एक्स इज, उन्होंने दिया है पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, हीलियम एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड 01। ओके, अब देखिए, आपने देखना ही है कि इसमें आंसर कौन सा ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, एंड आप एल्यूमिनियम को देखें। एल्यूमिनियम को जब आप देखेंगे इस रिएक्शन में, उसके ऊपर है 27 ऊपर, हीलियम के ऊपर क्या है 4 है। आप दोनों को जमा करें, जब आप 24 और 40 को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 31 आएगा। इसका मतलब फास्फोरस के ऊपर जो 30 है इसमें से एक क्या है, एक कम है, इसमें से एक कम है। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि नीचे क्या है, 13 है एंड 2 है। आप इन दोनों को जब आप देखेंगे 13 और 2 को दोनों को जमा करेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो नीचे है, नीचे से कुछ पूरा है, सही है, लेकिन जो ऊपर है उसमें से 1 कम है। तो आप क्या करेंगे, आप जाएं वापस और क्वेश्चन को देखें कि नीचे वाला कौन सा है जो 0 है, मतलब इसमें से किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर वाला कौन सा है जिसमें 1 है और वो उस 1 को कंप्लीट कर सकता है। तो इधर कौन सा है, यू कैन जस्ट सी कि ई में नीचे 1 है लेकिन ऊपर 0 है, और हमें नीचे 1 की ज़रूरत नहीं है, नीचे हमें 0 की ज़रूरत है।
दूसरे में -1 है, तीसरे में 2 है, डी में 0 है। यस, ये सही है। कौन सा सही है? ये सही है। And you can see the answer number D is the right answer for the question number 105. ये बहुत आसान है। ओके, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर वाले को भी काउंट करें, नीचे वाले को भी कैलकुलेट करें, देखिए बराबर है। जहाँ कमी है फिर आप ऑप्शन नंबर नीचे में देखिए कि कौन सा ऑप्शन उसके साथ रिलेटेड है। ये ना हो कोई और भी आता है तो यू कैन डू इट। ओके, एंड आई एम डैम श्योर कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। एंड ये मत सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि एक सदका जारिया है। एंड कमेंट ज़रूर करें। मैं एक बात करना चाहूँगा, समवन जस्ट कमेंटेड ऑन माय वीडियो, और ने ये कहा था कि मैंने एक बात की थी कि वीडियो में कि आई एम गोना गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग, एंड देन इन द नेक्स्ट मोमेंट आई सेड दैट यू हैव टू बाय माय बुक एंड you don't need any academy. So yes, I'm standing at that. मेरा मतलब ये था कि एक टाइम में इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि मेरे चैनल पे आपको ईटा के सारे कंसेप्ट्स, आइडियाज़ और ट्रिक्स मिलेंगे सारे। ओके, सारे के सारे इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स में, और स्पेशली वो चीज़ें जो कि आपको अब बुक में नहीं मिलती और आपको ज़रूरत होती है, तो आई एम गोना जस्ट गिव इट टू यू थ्रू वीडियोज़। और उसके अलावा जो MCQs हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, लाइक यू शुड सॉल्व एंड द प्रैक्टिस MCQs एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए यू नीड टू बाय माय बुक। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट इन द मार्केट नाउ, मार्केट में अभी तक नहीं है। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, बल्कि मैं इस दफ़ा भी पब्लिश करना चाह रहा था, लेकिन मैंने पब्लिश नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि ये वो परफेक्ट केमिस्ट्री बुक नहीं है अभी, जो कि एक ईटा के लिए किताब है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझसे जब भी कोई ये पूछता है कि सर जस्ट टेल मी अबाउट रेफरेंस बुक, तो मैं कोई भी बुक रेफरेंस नहीं बता सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कोई भी MCQ बुक खरीदें और उधर से आप MCQ हल करें और बुक उसके साथ देखें, क्योंकि एक ही बुक है जिसमें आपको की नोट्स मिलेंगे, वो भी मैंने लिखे हैं, और वो मेरी बुक के 5% भी नहीं है, मतलब 2% भी नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि हमने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स की है। तो मैं जो बुक दे रहा हूँ इंशाल्लाह उसमें एवरीथिंग विल बी देयर, ओके, and the price will be very reasonable. So this is what I meant, okay. I didn't mean कि like I didn't mean like कि आप must मेरी किताब खरीदे. I'm not saying to you that, okay. What I'm doing is, maybe you don't know, but what am I doing is to facilitate my students, and however they are, like I know or I don't know, like maybe the people who sometimes contact me, I don't even know their names. 90% contacts in my phone. They send me messages or tell me the answer of this, and I do it. Sometimes I receive 400 messages one day, and maybe I'll have seen you the proof on somewhere on the social media. Okay, so this is what I meant. दूसरी बात हमने की थी कि don't pretend to speak pure or a typical British person. तो मैं clarify करूँ ये बात कि I never tried to speak like British people because my accent is not British. If you understand English, by the way, in a good way, if you understand, so therefore then you can say that my uh, accent is not British. This is American, because I was in Germany before, and I was in university, and that was American university, and then I went to USA. So my whole accent and everything is just American. So there is no British. This was just a correction, okay? And before criticism, you should see my efforts for the students, that what I do and how I do. Okay? I'm not saying you did good or bad, but you should think about it. Okay? Subscribe my channel, share this video with all your friends, and comment below that what was the problem in there, or there is any problem in chemistry. I should make a next video. We have started the tuition classes. If you want to join, so you can join us in the tuition classes of FSC part 1 and part 2. I'm damn sure that you people will just take the test, but your friends, colleagues, brothers, sisters, cousins, relatives, etc., whoever they are and they want to join the tuition classes, so they can just come to my academy and can join me. You can find my number in the description below. Inshallah, see you soon with the rest of all the MCQs, and keep remember me in your prayers, because I need your prayers a lot. Thank you very much. See you soon. Allah Hafiz.